एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ भारत में 2001 के अंत में लॉन्च किए गए थे और एक दशक से ज्यादा समय के लिए नॉन एग्जिस्टेंट रहे। असल में सरकार के प्रयासों के कारण ही ईटीएफ को नया जीवन मिला और पहली बार 2013 में इसे एक एसेट क्लास के रूप में रिकग्निशन मिला। तब सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2014 में ईटीएफ के जरिए हुई और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 5% का इंक्रीमेंटल मंथली इनफ्लोज ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। इसने ईटीएफ को काफी बढ़ावा दिया और फाइनेंशियल ईयर 2015 के एक इनसिग्निफिकेंट 12,000 करोड़ से इस इंस्ट्रूमेंट के पास अब 4 लाख करोड़ से ज्यादा AUM हो गया है। और इसलिए इस वीडियो में हम ज्यादा डिटेल में जांच करेंगे कि ETFs क्या है, ये कैसे काम करता है, ये इंडेक्स फंड्स और स्टॉक्स के साथ कैसे तुलना करता है, इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, ETFs के डिफरेंट टाइप्स, एक्सपेंसेस, टैक्सेशन तथा और भी ढेर सारी जानकारियां। तो आइए शुरू करते हैं। ETF एक ट्रेडेबल सिक्योरिटी है जो इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स या किसी भी एसेट के बास्केट को ट्रैक करता है। यहां 2 महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस किया जाएगा। ट्रेडेबल वर्ड का मतलब है कि एक ETF अधिकतर स्टॉक की तरह काम करता है, जिसका सिंपल मतलब यह हुआ कि ETF को ट्रेडिंग के घंटों में किसी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा या बेचा जा सकता है। कॉन्सिक्वेंटली ETF का ट्रेडिंग वैल्यू उस अंडरलाइंग एसेट के NAV पर डिपेंड करता है जिसे ये रिप्रेजेंट करता है। और एसेट की बात करते हुए ये हमें हमारे डेफिनेशन के सेकंड फ्रेज पर लाता है, जिसमें कहा गया है कि ETF किसी इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स या एसेट के किसी बास्केट को ट्रैक करता है। उस कॉन्टेक्स्ट में किसी इंडेक्स का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स है, जिसका वैल्यू निफ्टी 50 ETF ट्रैक करेगा और रेप्लिकेट करेगा। इसी तरह गोल्ड ETF का वर्दी एग्जांपल है जो कमोडिटी को ट्रैक करता है, जिसका ट्रेडिंग वैल्यू गोल्ड के डोमेस्टिक प्राइस से टाइटली अलाइंड है। और विशिष्ट रूप से किस तरह ETF को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इन्हें क्रिएशन रिडेम्पशन मैकेनिज्म के जरिए फॉर्म किया जाता है। इसलिए जब ETF इशुअर किसी ETF के लिए नए शेयर्स को क्रिएट करना चाहता है तो वो एक ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट के पास जाता है, जो आमतौर पर एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। इसके बाद ये ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट अंडरलाइंग सिक्योरिटीज की खरीद करता है, जो बदले में ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट को ETF शेयर्स का एक ब्लॉक देता है, जिसे तब ओपन मार्केट में बेचा जा सकता है। ETF कॉन्टेक्स्ट में इस इन काइंड ट्रांजैक्शन को क्रिएशन कहा जाता है। अब जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, यही प्रोसेस रिडेम्पशन के समय रिवर्स में काम करता है, जिसमें ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट अब इशुअर को लौटाए जाने के लिए ETF शेयर्स की खरीद करता है। भारत में ETF आमतौर पर पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। हालांकि मुझे बताना चाहिए कि ग्लोबली एक्टिवली मैनेज्ड ETFs ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और ओवरऑल ETF AUM के लगभग 5% है। वैसे भी पैसिवली मैनेजमेंट ETF का चीफ डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, जो इन्वेस्टर्स के लिए कई फायदे लाता है, जिस पर हम इस वीडियो के बाद के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ETF, इंडेक्स म्यूचुअल फंड और स्टॉक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एसेट की 3 डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां मोस्ट विजिबल कंफ्यूजन ETF और इंडेक्स फंड के बीच में है और आप समझ सकते हैं क्यों। आखिरकार दोनों ही एसेट के एक पोर्टफोलियो को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वो दोनों ही इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और दोनों ही आमतौर पर अपने मैनेजमेंट में पैसिव हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। एग्जाम्पल के लिए ETF स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जो इसे मार्केट आवर्स के दौरान ट्रेडेबल बनाता है। ETF का प्राइस पूरे दिन फ्लक्चुएट करता रहता है और ETF में ट्रेड करने के लिए एक डीमैट अकाउंट जरूरी है, जिसकी जरूरत इंडेक्स फंड्स के लिए नहीं पड़ती। जब हम इस कंपैरिजन में स्टॉक को जोड़ते हैं तो ये कॉन्ट्रास्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, जबकि ETFs आमतौर पर पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। स्टॉक का ETF की तरह ट्रैकिंग एरर या एक्सपेंस रेशियो नहीं होता।
स्टॉक कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स होते हैं, जबकि ETF बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। और हालांकि ETF वैल्यू स्टॉक से डराइव होते हैं, ये अभी भी ETF इन्वेस्टर्स के बीच उनकी डिमांड और सप्लाई से मैनेज होते हैं। इसलिए इस वीडियो को पॉज करें, डिफरेंसेस के टेबल पर गौर करें जिन्हें हमने यहां कंपाइल किया है, और अगर आपके पास उन पर कोई भी सवाल है तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के कई बेनिफिट्स हैं। शायद यही वजह है कि इस एसेट क्लास ने ग्लोबली 2021 में इन्वेस्टमेंट में $1 ट्रिलियन से ज्यादा गार्नर किया है। इसलिए बहुत क्विकली ETF बहुत ही सिंपल और ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो ज्यादातर समय पैसिवली मैनेज होते हैं। ETF का लो टर्नओवर होता है जो उनके एक्सपेंस स्ट्रक्चर को बहुत कम रखता है। उन्हें आसानी से स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग और वॉलेटिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आमतौर पर 1 यूनिट होता है, और ETF डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत ही हैंडी इंस्ट्रूमेंट है। ऑन द फ्लिप साइड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के कुछ नुकसान भी होते हैं। पहला, जैसा कि ETF पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उस इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने के लिए नहीं बने जिन्हें वो ट्रैक कर रहे हैं। इसलिए अगर निफ्टी 50 को एक साल में 12% की रेट से बढ़ना है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी 50 ETF को लगभग उसी टाइम पीरियड के दौरान 12% डिलीवर करना होगा। ETF के साथ दूसरा लिमिटेशन लिक्विडिटी है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपको अपने ETF यूनिट्स बेचने की जरूरत है तो आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब इन यूनिट्स के लिए खरीदार हो और आपके द्वारा मांगी गई प्राइस पर हो। अब आमतौर पर निफ्टी 50 या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड ETF जैसे ब्रॉड बेस्ड ETF के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा थिनली बेस्ड ETF के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। असल में यहां 6 फरवरी 2022 को सबसे कम ट्रेड किए जाने वाले ETF की एक क्विक लिस्ट है। ये आपको डिफरेंट ETF के लिक्विडिटी पर एक फेयर आइडिया देगा, और अगर आप और जानना चाहते हैं तो NSEindia.com पर कंप्लीट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ETF के साथ एक तीसरी लिमिटेशन ट्रैकिंग एरर है, जो इंडेक्स के साथ ETF के परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस को मेजर करता है। ट्रैकिंग एरर बहुत सारी चीजों का एक फंक्शन है, जैसे कि सिक्योरिटीज की परचेज या सेल में देरी, स्कीम के एक्सपेंसेस, ETF की कैश होल्डिंग, डिविडेंड पेमेंट में देरी वगैरह। ये अनोमलीज हमेशा रहेंगी और इसके रिजल्ट के रूप में कोई भी ETF इंडेक्स के रिटर्न की पूरी तरह से नकल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ट्रैकिंग एरर एक ऐसी चीज है जिस पर इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए, और एक जनरल रूल के रूप में ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना ही बेहतर होता है। एक ETF की कॉस्ट कितनी होती है? जहां एक ETF का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर कम होता है, कुछ अन्य कॉस्ट होती हैं जो इनके लिए यूनिक है। एग्जाम्पल के लिए, चूंकि ETF को एक ब्रोकर के जरिए ट्रेड किया जाता है, यह संभव है कि एक ब्रोकरेज या कमीशन बाय या सेल ट्रांजैक्शन पर लागू हो। ब्रोकरेज के अलावा कुछ दूसरी कॉस्ट भी है, जैसे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी टर्नओवर फीस, स्टैंप ड्यूटी और बेशक GST, जो इन्वेस्टर को इन ट्रांजैक्शन के दौरान पे करना पड़ता है। और फिर एक्सपेंस रेशियो होता है, जिसे ETF इशुअर के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कवर करने के लिए चार्ज किया जाता है। इसलिए यह बहुत हद तक वैसे ही काम करता है कि जैसे एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में काम करता है, जिसमें प्रोमिनेंट एक्सेप्शन यह होता है कि ETF में एक्सपेंस रेशियो उनके म्यूचुअल फंड काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है। इसलिए इसे एक साथ रखने पर ऐसे कई छोटे छोटे खर्च हैं जो जुड़ते जाते हैं, जैसा कि इस वंडरफुल इलिस्ट्रेशन में शो किया गया है, जिसे हमने हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पाया। अब विशेष रूप से एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अभी तक हमने आमतौर पर देखा है कि ये निफ्टी 50, गोल्ड वगैरह जैसे ज्यादा हेविली ट्रेडेड ETFs के लिए लोअर साइड पर होते हैं। लेकिन यदि कोई अधिक थिनली ट्रेडेड ETFs को या इंटरनेशनल ETFs ऑप्ट करता है, तो इन्वेस्टर के लिए यह प्रूडेंट होगा कि वो खर्चों पर नजर रखें, क्योंकि वो आमतौर पर कॉस्टलियर होते हैं। और ये ETF जितना ज्यादा आपके लिए कॉस्टली होंगे, उतना ही ज्यादा ये आपके रिटर्न्स को नुकसान पहुंचाएगा।
अभी तक आपने रियलाइज कर लिया होगा कि ETF केवल एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आज ETF इक्विटी के लिए, गोल्ड के लिए, बॉन्ड्स के लिए अवेलेबल हैं। ये सिल्वर ETFs हैं जो सामने आए हैं और हम असल में उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले कुछ ही समय में ETF सुपर क्राउडेड हो जाएंगे। असल में इक्विटी जैसे एक ब्रॉडर कैटेगरी के भीतर ETF डिज़ाइन किए जा सकते हैं और मल्टीपल सब कैटेगरीज पर अवेलेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ETF हैं जो निफ्टी 50, सेंसेक्स या निफ्टी 500 जैसे ब्रॉडर इंडेसेस को कवर करते हैं। ऐसे ETFs हैं जो बैंकिंग या हेल्थ केयर जैसे स्पेसिफिक सेक्टर्स को कवर करते हैं। फिर ESG ETF जैसे थीमेटिक ETF हैं और लास्ट में हमारे पास स्ट्रैटेजी बॉन्ड्स ETF हैं जो मोमेंटम 30 इंडेक्स या लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अब एक और ETF टाइप जो पॉपुलैरिटी में तेजी से बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ETFs है। जैसा कि नाम से पता लगता है, ये ETF NASDAQ 100, NYSE, FANG प्लस इंडेक्स और हांग सेंग इंडेक्स जैसे इंडेक्सेस को ट्रैक करता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टिंग आपके पोर्टफोलियो को इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन दे सकती है, जो ज्यादा एसेंशियल होती जा रही है और आजकल इमेंस डिस्कशन का सब्जेक्ट बन गई है। इन्वेस्टर्स के बीच एक कांस्टेंट इंक्वायरी ये है कि ETF उस डिविडेंड मनी का क्या करता है जो उन शेयर से रिसीव होता है जो ETF होल्ड करता है। सिंपली कहा जाए तो ETF द्वारा जो डिविडेंड रिसीव होता है उसे ज़्यादातर मामलों में स्कीम में फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये कहने के बाद कुछ ऐसे एक्सेप्शनल मामले हो सकते हैं जहां डिविडेंड वापस फिर से इन्वेस्टर्स को क्रेडिट कर दिया जाए, लेकिन मैक्सिमम ETF इशुअर्स ऐसा नहीं करते और स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार वापस स्कीम में मनी री इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब ETF इशुअर की तरफ से यह महत्वपूर्ण है कि डिविडेंड का ये री इन्वेस्टमेंट जितना जल्द पॉसिबल हो जाए, क्योंकि इस प्रोसेस में जितना देरी होगी ट्रैकिंग एरर होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जो कि हर ETF इशुअर चाहता है कि लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर रहे। ETF के लिए कोई स्पेशल टैक्स रूल नहीं है और जो रूल करंटली म्यूचुअल फंड पर लागू होते हैं वही रूल्स ETF पर भी लागू होते हैं। तो ETF से इनकम दो तरीके से आ सकती है। पहला, डिविडेंड इनकम जो आ भी सकती है और नहीं भी, और दूसरा कैपिटल गेन्स है। जहां तक डिविडेंड इनकम का सवाल है तो डिविडेंड के जरिए मिली सभी इनकम को इन्वेस्टर्स के एनुअल इनकम में जोड़ा जाता है और इसलिए इस पर इन्वेस्टर के एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। विशेष रूप से डिविडेंड के लिए विद होल्डिंग टैक्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए आप ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए अपने टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। जब बात कैपिटल गेन्स पर इनकम की आती है तो दो चीजों पर कंसिडर करने की जरूरत होती है। पहली बात, ETF किस तरह के एसेट क्लास के लिए क्वालिफाई करता है, और दूसरी बात होल्डिंग पीरियड है, जो कि ETF यूनिट्स की खरीद और बिक्री के बीच का टाइम पीरियड है। इसलिए इक्विटीज के मामले में अगर आप 1 साल से कम समय के लिए ETFs यूनिट को होल्ड करके रखते हैं तो इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% का टैक्स अट्रैक्ट करता है। हाउएवर, अगर यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा समय के लिए होल्ड करके रखा गया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रूल लागू होगा, जिसका मतलब है 1 लाख रुपए के एक एग्रीगेट लिमिट से ज्यादा होने पर आपके गेन पर 10% पर टैक्स लगाया जाएगा। जब बात डेट या गोल्ड ETFs और इंटरनेशनल ETF जैसे गैर इक्विटी ETF की आती है तो होल्डिंग पीरियड कट ऑफ बढ़कर 3 साल हो जाता है। इसलिए अगर होल्डिंग 3 साल से कम है तो इन्वेस्टर पर उसके इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा, और अगर होल्डिंग 3 साल से ज्यादा है तो टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ 20% टैक्स लगाया जाएगा। अगर ये वर्ड इंडेक्सेशन आपके लिए नया है तो ET मनी यूट्यूब चैनल पर इस टॉपिक पर हमारे वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने पर जरूर विचार करें और टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए उस बेल आइकन को टैप करें। ETFs के पास शेयर्स की तरह ही एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट ETF यूनिट का पहली बार का एलोकेशन है जो बहुत हद तक किसी भी म्यूचुअल फंड NFO की तरह काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप NFO पीरियड के दौरान यूनिट्स के लिए अप्लाई करते हैं, आप मनी पे करते हैं और विंडो खुलने पर आपको यूनिट्स एलोकेट की जाएंगी।
जैसे ही इनिशियल अलॉटमेंट हो जाता है, ETF स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, जिसे सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है, और फिर वहां आगे की खरीद और बिक्री होती है। अब ETF को ऑपरेट करने के लिए आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज, आपके पास ज़ीरोधा, ICICI डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स आदि जैसे ब्रोकर या सब ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है। और दूसरी बात, ETF यूनिट्स को होल्ड करने के लिए आपके पास NSDL या CSDL के साथ एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इसके अलावा प्रत्येक ETF के पास एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, जिसके द्वारा इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इनकी पहचान की जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF में कुछ यूनिट्स खरीदना चाहता हूं, तो मैं कीवर्ड फैंग की खोज करूंगा और मेरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इस आइडेंटिफायर पर बेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ पॉपअप करना चाहिए। अगर मैं चाहूं तो मैं वॉल्यूम्स और ऑर्डर्स को चेक कर सकता हूं, और अगर मैं सेटिस्फाइड हूं तो मैं उस ETF में इन्वेस्ट करने के लिए बस बाय बटन को टैप करूंगा, बस इतना ही। ये स्टॉक खरीदने जितना ही आसान है। अब ET मनी प्रेजेंटली ETF या स्टॉक के लिए कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इतना कहने के बाद हमारे पास कुछ बेहतर है, जो कि हमारी अपनी इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग सर्विस है, जिसे जीनियस कहा जाता है। जीनियस असल में जीनियस है क्योंकि ये आपको एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो देने के लिए ETF और स्टॉक का यूज करता है, जो आपके रिस्क टॉलरेंस पर बेस्ड है। जीनियस मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डायनामिकली एसेट एलोकेट करता है। जीनियस रेगुलर इंटरवल्स पर आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करता है। ये स्टॉक, इंटरनेशनल इक्विटी ETF, डेट ETFs और गोल्ड ETF जैसे मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। आप 6 डिफरेंट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी से चूज कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हाई रिटर्न और एक्सेलेंट डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ कांस्टेंट रिटर्न देने के लिए केपेबल है। असल में हमारे पास जीनियस पर एक वीडियो है जहां हम ज्यादा डिटेल के साथ इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे जीनियस क्या है, कैसे इसकी सर्विसेज बनाई गई थी, जीनियस पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी समेत कि इसने कई वर्षों में कैसा परफॉर्म किया है। तो इसे जरूर देखें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे जरूर लाइक करेंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। आपको समय निकालने के लिए धन्यवाद, और अगले हफ्ते एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ मैं आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.